जब वो वापस आती है तो यहाँ पर लियोंग को ऐसा लगता है कि ये मेरे लिए कोई ना कोई सरप्राइज लेकर आई है। लेकिन जब उसे पता चलता है कि इन शॉपिंग बैग्स में उसी की सारी चीजें हैं और तो और उसने लंच भी करा हुआ है, तो वो एकदम सैड हो जाता है। वो बिल्कुल बच्चों की तरह से रिएक्ट करता था। अब उसे लगने लगता है कि जैसे किम उसकी बिल्कुल कोई परवाह ही नहीं करती। और यही कहानी लेकर वो सीधा पहुंच जाता है अपने फ्रेंड मिस्टर पार्क के पास, जिसे वो सारे अपने दुख सुख सुनाया करता था। वो उसे ये भी बताता है कि वो हमारे रिश्ते को और प्रोग्रेस ही नहीं करना चाहती। तो मिस्टर पार्क उसे यही कहते हैं कि प्लीज खुद को उस पर फोर्स करने की कोशिश मत करो। अगर अभी वो तुमसे आगे बढ़ने के लिए इतनी रेडी नहीं है तो उसको ऐसा लगने लगेगा कि तुम बॉयफ्रेंड नहीं बल्कि एक मॉन्स्टर हो जो कि अपनी फ्रस्ट्रेशन उसके ऊपर निकालना चाहते हो। अब ये इमेजिन करते हुए लियोंग डर जाता है। तो अब वो तुरंत ही जाता है और किम से कह देता है कि जैसा तुम चाहोगी वैसा ही होगा। लेकिन किम को ऐसा लगता है कि शायद ये बहुत निराश हो गया है और मेरा बॉयफ्रेंड मेरे सामने अपनी विशेस नहीं रखेगा तो और किससे शेयर करेगा। तो वो भी आज रात को रेडी होकर उसके घर पर आ जाती है। यहाँ पर वो दोबारा से उसे वार्निंग देता है कि अगर तुम आज रात यहाँ आई तो मैं कोई गारंटी नहीं देता खुद को काबू रखने की। और वो चुपचाप घर के अंदर एंटर हो जाती है। और यहीं पर ही हमारे स्वीट से मेन कपल की फर्स्ट नाइट होती है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग वो दोनों बहुत खुश नजर आ रहे थे और लियोंग का तो काम पर जाने को मन ही नहीं कर रहा था। लेकिन किम उसे समझाती है कि आज तुम्हारी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है और उसके लिए ब्रेकफास्ट भी रेडी करती है। आज के दिन ऑफिस में लियोंग उसे अपने पास बुलाता है और कहता है कि आज तुम्हें एक स्पेशल जगह पर एक फ्रेंड से मिलवाने के लिए लेकर जाना है। अब किम बहुत खुश होती है, लेकिन जब वो जाकर देखती है तो वो एक छोटा सा रेस्टोरेंट था जो कि एक्चुअली उसकी एक फ्रेंड चला रही थी। बॉय नहीं बल्कि लड़की थी। और वो जिस तरह से उससे क्लोज थी और बचपन की बातें उससे शेयर कर रही थी, उसे देखकर किम को काफ़ी जेलसी होने लगती है कि एक वही नहीं है जो इसकी लाइफ में इसके इतने क्लोज हैं। और तो और उसकी फ्रेंड उसकी गर्लफ्रेंड को बड़ी खुश होकर बता रही थी कि पता है मैं वो फर्स्ट पर्सन थी, ये 5 साल का था तो इसने मुझे प्रपोज भी किया था। अब ये सुनकर तो किम की शक्ल देखने वाली थी। उसे लगता था कि सिर्फ मेरी और इसकी बचपन की यादें हैं। और लियोंग भी एंजॉय करने लगता है कि मेरी गर्लफ्रेंड को जेलसी हो रही है, ये इनसिक्योर फील कर रही है। वो रास्ते में भी उससे कहता है कि जेलस होती हुई तुम और भी सुंदर दिखाई देती हो। लेकिन वो मानने से इनकारी हो जाती है कि मैं और जेलस कभी भी नहीं। अब वो उसे हॉस्पिटल ड्रॉप करता है। यहाँ पर वो उससे मिलकर वापस जा रहा था। उसने सोचा नहीं था कि अभी अपने डैड को मिलवाने का टाइम हुआ है। लेकिन डैड उन दोनों को यहाँ पर इकट्ठे देख लेते हैं और फिर उसके बाद डैड उन दोनों को अपने सामने बिठा लेते हैं और लियोंग की बहुत क्लास लगाते हैं और कहते हैं कि ये वही बदमाश बॉस है ना जिसने सारी जिंदगी मेरी बेटी को इतना तंग किया, 9 साल अपने आगे पीछे भगाए रखा और उसे खड़ूस सड़ पता नहीं कौन कौन से टाइटल्स भी दे देते हैं। वो जरा भी रौब में नहीं आ रहे थे कि वो इतना पावरफुल और बड़ा सीईओ है और साफ उसे कह देते हैं कि मैं तुम दोनों के रिलेशनशिप को भी अप्रूव नहीं कर रहा, मैं पहले तुम्हें टेस्ट करूंगा। किम काफी हैरान होती है तो अकेले में डैड उसे बताते हैं कि लड़का तो अच्छा है, मुझे बहुत पसंद भी है, तुमसे लगता है कि प्यार भी बहुत करता है। लेकिन ऐसे क्या अपनी बेटी थाली में रख के उसे दे दूं? मैं उसे दिखाऊंगा कि कीमती चीजों को हासिल करने में बहुत मेहनत लगती है। दिल से तो मैंने इसे अपना दामाद मान लिया है। अब नो उसके साथ अकेले बैठकर कुछ बातें भी करते हैं और उसे समझने की भी कोशिश करते हैं। डैड उसे समझाते हैं कि किम मेरे लिए कितनी इम्पोर्टेंट है और उसने बचपन से लेकर अब तक इतना सफ़र भी किया है। और इन्हीं बातों की वजह से लगता है कि लियोंग को किम की और भी ज़्यादा कद्र होने लगती है। अब एक दिन ऑफिस में लियोंग किम के पास आता है और पीछे से आकर उसे हग कर लेता है। और यही मोमेंट उनके 3 कलीग्स ने देख भी लिया था। ये देखते ही वो दोनों काफ़ी डर जाते हैं। वो रंगे हाथों पकड़े गए थे। अब लियोंग और नहीं छुपाना चाहता था, उनको सामने खड़ा करता है और कह देता है कि मैं और किम एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, हम प्यार में हैं और जल्द ही शादी भी करेंगे। लेकिन किम अभी ये बात अनाउंस नहीं करना चाहती, इसलिए प्लीज़ किसी को ना बताना। लेकिन यहाँ पर वो कहते हैं सर हम नहीं बताएंगे, लेकिन पूरे ऑफिस में पहले ही ये रूमर्स फैल चुकी हैं। किसी ने आपको बाहर इकट्ठे आउटिंग करते हुए देख लिया था और बस उसके बाद से ही हर जगह लोग किम के बारे में गॉसिप्स करने लगते हैं कि 9 साल सर के पास रही, इतने हैंडसम और इतने परफेक्ट मैन पर उसने बिल्कुल नागिन की तरह पहरा दिया, किसी और लड़की को क्लोज भी नहीं आने दिया और सबसे उनको छीनकर अब अपना बना लिया है। वो यही बोल रहे थे कि वो कितनी चालाक है। और यहीं पर ही किम की फ्रेंड्स की वॉशरूम में कुछ गर्ल से लड़ाई भी हो जाती है इसी बात को लेकर। किम काफ़ी परेशान थी क्योंकि 9 साल से उसकी ऑफिस में सिर्फ रिस्पेक्ट ही रिस्पेक्ट थी, लेकिन अब उसका इमेज खराब हो रहा था।
ये बात का लियोंग को भी एहसास था। अब लियोंग उसे अपने साथ बाहर आउटिंग पर लेकर जाता है उसका मूड ठीक करने के लिए, और उसे यही समझाता है कि बोलने वाले बोलते रहेंगे, इससे हमारे रिश्ते को कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, एक दिन सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। अब आउटिंग के बाद वो नाइट मार्केट में भी जाते हैं और किम स्टॉल से अपनी पसंद की बहुत सारी चीज़ें लियोंग को भी खिलाती है। अब ये गॉसिप्स खत्म होनी थी जब एक और मुसीबत ऑफिस में आनी थी, और वो ये थी कि उनकी एक प्रोडक्ट उसकी डिटेल्स चोरी हो गई थी। उनकी डिज़ाइंस कोई और चुराकर बना रहा था, इसलिए सारे ऑफिस को ओवरटाइम करना पड़ेगा अपने डिज़ाइन में चेंजेस करने के लिए। अब सारे लोग इन्हीं कामों में बिजी हो जाते हैं, पर मिस्टर ली और किम को भी खुद के लिए टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। किम ने ये सारी सिचुएशन में ली का इतना अच्छा साथ दिया था कि आज पहली दफ़ा उसे समझ आई थी कि वो ये जॉब क्विट क्यों करने वाली है। उसे लगता है कि जैसे वो बनी ही इसीलिए है कि वो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन की सेक्रेटरी बने और उसकी हेल्प करे। वो आज शाम को लियोंग से कह देती है कि मैं अक्सर सोचती थी कि मैं क्या करना चाहती हूँ, मैं लियोंग की सेक्रेटरी रहना चाहती हूँ सारी जिंदगी के लिए, यही मेरा पैशन है, और शायद मुझे इसके अलावा और कुछ भी नहीं आता, ना ही कोई और चीज़ खुशी दे सकती है। अब वो दोनों किम के घर पर जाते हैं। यहाँ पर लियोंग रोमांटिक होकर उससे कहने लगता है कि देखो मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ और डिले नहीं चाहता मैं, क्या तुम्हें कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं। और उसके बाद वो उसे किस कर ही रहा था कि यहाँ पर कोई ऑब्जेक्शन करने के लिए पहुँच जाता है, और वो थे किम के डैड जो कि उसके बेड में लेटे हुए थे। वो चिल्ला चिल्ला कर इतना गुस्सा करते हैं कि लगता है कि लियोंग को एक मिनी हार्ट अटैक ही आ जाएगा। अब वो उसे बाहर लेकर जाते हैं और उससे कहते हैं कि ये कौन सा तरीका है किसी को प्रपोज करने का, मैं तो इतना रोमांटिक हुआ करता था, तुम मेरी बेटी को क्या कोई क्लाइंट समझते हो जिस पर तुम ये कह रहे थे कि मुझे अभी ये ऑर्डर चाहिए, इसमें देरी नहीं मैं चाहता। ऐसे नहीं, मेरी बेटी को उसकी पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग एक अच्छा सा प्रपोजल तुम्हें देना ही होगा। और उसके बाद वो दोनों ड्रिंक करते हैं, बहुत सारी बातें करते हैं। यहाँ पर उसे ड्रंक कराकर डैड ने उसे टेस्ट कर लिया था। वो ड्रंक होकर भी यही कह रहा था कि वो किम से बहुत प्यार करता है और उसका बहुत ख्याल रखेगा। तो अब फाइनली इस हालत में डैड उसे अप्रूव कर ही देते हैं। अब वो टल्ली होकर घर आ रहे थे और किम को बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन यहाँ पर डैड उसे अपना दामाद और वो उन्हें अपने ससुरजी बोले जा रहा था। और यहाँ पर लियोंग की तो हालत देखने वाली थी। वो किम को इतना खुश होकर बता रहा था कि फाइनली मैंने तुम्हारे डैड को भी मना लिया है और तुम्हारी सिस्टर्स को भी, अब हमारी शादी में कोई रुकावट नहीं। अब अगले दिन जब वो होश में आता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है कि उसने इतना ड्रिंक क्यों करा और वो ऐसी हरकतें कैसे कर सकता है। वो खुद ही खुद को डांटे जा रहा था कि लियोंग तुम ऐसी हरकतें नहीं कर सकते, अपनी पर्सनैलिटी को क्यों भूल जाते हो। अब वो नेक्स्ट डे जाता है पार्क के पास, उसने पूछने लगता है कि मैं कैसे प्रपोज करूं किम को। वो कहता है मैंने तो अपनी वाइफ को ऐसे ही किया था, आईफल टावर के सामने खड़े होकर। लेकिन वो कहता है फिर तो एक कर्स लग गई है, तुम्हारी तो डिवोर्स हो गई, मैं वहां पर कभी भी किम को प्रपोज नहीं करने वाला। अब उसके बाद आज किम अपनी 2 फ्रेंड्स के साथ ड्रिंक करने बाहर चली जाती है और घर पर बैठा लियोंग यही सोच रहा था कि वो कौन से आइडियाज लेकर आए जो सबसे यूनिक और सबसे रोमांटिक हो। अब वहां पर ये तीनों गर्ल्स बहुत ज्यादा ड्रंक हो जाती हैं और इन दी एंड जब लियोंग अपनी गर्लफ्रेंड को कॉल करता है तो वही उठाती है और कहती हैं कि अपनी गर्लफ्रेंड को लेने आ जाओ। अब जैसे ही लियोंग वहां पहुंचता है तो मिस बंग और मिस जिया दोनों ऐसे एक्ट करने लगती हैं कि जैसे वो उनका बॉस नहीं बल्कि कोई छोटा सा कलीग हो। उसे उसके नाम से बुला रही थी, बॉस या सर नहीं कह रही थी, और साथ ही साथ वो उसे आइडियाज भी देने लगती हैं कि प्रपोज कैसे करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर किम कहती है कि मुझे ऐसा कुछ भी एक्सपेंसिव नहीं चाहिए, मुझे नेचुरल प्रपोजल पसंद है। और तो और वो गर्ल्स उसकी वॉच और उसका वॉलेट भी उससे छीन लेती हैं। उन्हें पता ही नहीं चलता कि ये सारा कुछ वो अपने बॉस के साथ कर रही हैं। अब इसी तरह अगला दिन आ जाता है और वो दोनों वॉच और वॉलेट लेकर खड़ी हुई थी और किम से यही कह रही थी कि बस आज हमारी आखिरी मुलाकात है, आज हम फायर हो जाएंगे। डरते डरते बॉस कुछ चीजें वापस करती हैं, लेकिन सर भी आगे से कह देते हैं कि कोई बात नहीं, तुम लोगों को मैं सेकंड चांस देता हूँ, गलती तो किसी से भी हो सकती है। अब वो तो चली गई थी अपनी जान बचाकर, लेकिन किम भी बहुत डर रही थी कि ड्रंक होकर उसने भी उल्टी सीधी हरकतें की है, शायद उसे भी डांट पड़ने वाली है, क्योंकि लास्ट टाइम उसने भी लियोंग को बहुत डांटा था जब वो डैड के साथ ड्रंक होकर आया था। अब उसके बाद लियोंग आज घर जाता है। मम्मी तो डरी हुए थी कि सियोंग भी किम को लाइक करता है, कहीं दोबारा से भाइयों में लड़ाई ना हो जाए। लेकिन सियोंग कहता है कि मुझे कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं, पहले ही मैंने लियोंग की सारी लाइफ नर्क बना के रखी हुई थी। वो बाहर जाते हुए उसे कहने लगता है कि तुम उसे कब प्रपोज कर रहे हो, क्या मैं कुछ आइडियाज दूं? मेरे ख्याल से किम एक सिंपल सी लड़की है, कोई फैंसी प्रपोजल मत लाना, बस ये सोचना कि वो प्लान ऐसा लगे कि सिर्फ और सिर्फ किम के लिए बना हुआ है। एक्चुअली वो रोमांटिक नॉवेल्स का राइटर था और बहुत अच्छे
अच्छे मशवरे दे सकता था और यही बेस्ट मशवरा था। अब लियोंग किम को बुलाता है। उसने सारा घर उसके लिए डेकोरेट करा हुआ था और उसके लिए कुछ स्पेशल लाइंस भी लिखी थी जो कि उनकी इकट्ठी लाइफ को रिप्रेजेंट करती थी। उसकी फेवरेट कैंडीज भी वहां पड़ी थी और वो उसके लिए पियानो पर एक गाना भी गाता है और ये गाना लगता था कि किम के लिए ही बना हुआ है। इसी तरह से वो किम को रियलाइज कराता है कि उसकी लाइफ में उसकी क्या इंपॉर्टेंस है और फिर नील डाउन होकर उसे प्रपोज कर देता है। किम की आंखों में आंसू आ गए थे। ऑफ कोर्स वो उसे रिजेक्ट नहीं कर सकती थी। ये एक आइडियल प्रपोजल था जो सिर्फ किम के लिए बना है। अब मम्मी भी बहुत खुश हो जाती हैं और शादी की डिस्कशन करने के लिए किम को बुलाती हैं, उसके साथ शॉपिंग पर भी जाती हैं। यहाँ पर वो उसे बहुत सारी चीजें दिलाती है और कहती है कि फैमिलीज की पेरेंट्स मीटिंग पर तुम बहुत अच्छी सी तैयार होकर आना। जैसा बेटा था वैसी ही मम्मी थी। वो उसे कहने लगती कि तुम्हारी और मेरी जोड़ी बहुत सजेगी, मैं एक परफेक्ट सासू माँ तुम्हें बनकर दिखाऊंगी। वैसे अगर मैं अपनी थोड़ी सी और केयर करूं तो तुम्हारी सासू माँ नहीं बल्कि तुम्हारी दीदी दिखूंगी। आज किम को समझ आ जाती है कि लियोंग बिल्कुल अपनी मम्मी पर गया है। अब नेक्स्ट डे जब किम तैयार होकर आती है तो वो बहुत सुंदर दिखाई दे रही थी। ये वही ड्रेस था जो मम्मी ने उसके लिए खरीदा था। लगता है बना ही उसके लिए था। इतने में उसके डैड और उसकी सिस्टर भी आ जाते हैं और वो इतना लग्जरी और बड़ा घर देखकर एक दफा तो घबरा गए थे, लेकिन ऐसे एक्टिंग करने लगते हैं कि जैसे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब दोनों फैमिलीज जब आमने सामने बैठी हुई थी तो बिल्कुल ऑपोजिट लग रही थी। उनके इतने बड़े घर में उसकी छोटी सी फैमिली मैच होती हुई दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन फिर भी इन दोनों को कोई फर्क नहीं पड़ता था क्योंकि वो लोग सिर्फ और सिर्फ किम और लियोंग की खुशी चाहते थे। यहाँ पर मम्मी कहने लगती कि शादी पर उन्होंने क्या क्या प्लान सोचा है और वो एक लग्जरी कार भी गिफ्ट में देना चाहती है किम को, लेकिन किम इनकार कर देती है। मम्मी को एक दफा बुरा तो लगता है, लेकिन फिर वो छुपा लेती है और हंसने लगती है। कहती है कि मैंने किम से यही एक्सपेक्ट किया था। किम जैसी है हम वैसे ही उसे अपनी फैमिली में स्वीकार करेंगे। अब लियोंग से तो दिन बिताए नहीं जा रहे थे। वो रोजाना कैलेंडर देखता था और एक एक दिन काटता जा रहा था। उनकी शादी करीब आ रही थी और उसके बाद वो अपना सपना पूरा करने के लिए वो न्यूली वेड वाले किचनवेयर भी खरीदने के लिए पहुंच जाता है। वो इतना एक्साइटेड था, छोटी छोटी डिटेल्स का ख्याल रख रहा था। इवन कि वो उसे ये भी दिखाता है कि किम तुम इस तरह का हेयर स्टाइल बनाना, लेकिन किम देख रही थी कि वो ओवर ऑब्सेसिव हो रहा है और ना ही अपने काम पर कोई तवज्जो दे रहा है। अब एक दिन वो लोग अपने वेडिंग गाउन्स ट्राई करने के लिए जाते हैं, लेकिन किम अपने काम में बहुत बिजी थी। वो कहती है कि मैं थोड़ी देर तक पहुंच जाऊंगी और यहाँ पर लियोंग उसका वेट करता रह जाता है, लेकिन किम को काम पर एक इमरजेंसी आ गई थी। वो तो बस खुद को ही दुल्हा बने देख रहा था कि मैं कितना सुंदर लगूंगा, लेकिन किम वहां पहुंची ही नहीं थी। अब वो उससे नाराज हो जाता है और किम उसे मनाने के लिए अपने साथ कॉफी पिलाने ले जाती है, लेकिन ये वही जगह थी जहां पर वो उस ब्लाइंड डेट के साथ बैठी थी। ये बात जैसे ही लियोंग को याद आती है तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो उससे कहने लगता है, हाँ मुझे सारी मेमोरीज आ गई, तुम मेरे अलावा किसी और की टाई को यहाँ पर छू रही थी। किम बहुत कहती है कि मैं क्या करूँ, मुझे आदत पड़ गई थी, किसी की खराब टाई नहीं देख सकती थी। लेकिन लियोंग का मूड आज बहुत खराब था। एक तो वो ड्रेस ट्राई करने नहीं आई थी, दूसरी बात उसे गलत जगह पर ले गई थी। यहाँ पर थोड़ी देर बाद किम भी उसकी बातें सुन सुनकर जल जाती है और उस पर चिल्लाने लगती है। कहती कि मैंने कभी तुम्हें ताना दिया कि तुमने जीरान की खातिर मुझे कितना भगाया था और फूल लाने को कहा था। अब वो भी वहां से चली जाती है अपने फ्रेंड्स के पास और लियोंग पहुंच जाता है पार्क के पास। किम की बहुत सारी बुराइयां करता है। अब पार्क उसे समझाता है, वो मानता नहीं है तो पार्क भी किम को बुरा भला कहने लगता है। यहाँ पर उसे गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि नहीं, मेरे अलावा कोई उसे कुछ नहीं कह सकता, वो दुनिया की सबसे अच्छी लड़की है। आना, उसके बारे में ऐसे मत बोलना। अब वो गुस्से में वहां से चला गया था और थोड़ी देर बाद पार्क की पुरानी वाइफ भी वहां आ गई थी जो कि उससे पैचअप करना चाहती थी। और एंड टाइम पर वहां लियोंग भी कुछ उठाने के लिए पहुंच जाता है और उनकी स्क्रेली मूवमेंट को वो खराब कर देता है। उसने बदला ले लिया था, जैसे पार्क उसकी मूवमेंट्स को हमेशा डिस्ट्रॉय करता था। उधर किम को भी रियलाइज हो जाता है कि अब उसे और कोई गलती नहीं करनी चाहिए। उसने पहले लियोंग को हर्ट किया, वो उसे जाकर जरूर मनाएगी। अब वो उसके घर पर आती है और जब वो देखता है तो वो बिल्कुल वही गाउन पहनकर रेडी हुई थी जो आज उसने ट्राई करना था। उसने रात को ही स्टोर खुलवा लिया था। अब वो दोनों ही एक दूसरे से सॉरी करते हैं और यहाँ पर उनकी सुलह हो जाती है। उसे अपनी दुल्हन बने देखने के बाद अब लियोंग से और इंतजार नहीं हो रहा था। वो तो कैलेंडर कर ही चिल्लाने लगता कि जल्दी चलो, हमारा वेडिंग डे लेकर आ जाओ। और फिर फाइनली उनकी शादी में सिर्फ एक ही दिन रहता था। लियोंग ने ये दिन अपनी फैमिली के साथ बिताना था और किम मिसू ने अपनी फैमिली के साथ। वो दोनों अलग अलग अपनी फैमिली के साथ बहुत अच्छा समय बिताते हैं। डैड ने तो अपनी कटिंग भी करा ली थी उसकी शादी अटेंड करने के लिए और उन्हें लगता था कि यही उनकी बेटी के लिए सबसे बड़ा गिफ्ट होने वाला है। उधर लियोन को घर पर सियोन कहता है कि कल शादी पर किम के लिए आर्टिफिशियल रोजेस का अरेंज करा लेना, क्योंकि तुम्हें पता है ना, रियल से उसे एलर्जी है।
ये बात तो लियोंग को पहली दफ़ा पता चली थी। वो उसे मैसेज करता है और कहने लगता है कि आई एम सॉरी, मुझे तुम्हारी पोलन एलर्जी का पता नहीं था, लेकिन वादा करता हूँ तुम्हारा बहुत ख्याल रखूंगा। और फिर फाइनली वेडिंग डे आ जाता है। सारे लोग उनकी शादी पर पहुंचे हुए थे और मज़े की बात है कि पाक के साथ उसकी एक्स वाइफ आई हुई थी, जिनकी अब सुलह हो चुकी है। जबकि उधर लियोंग आज बहुत कंफ्यूज हो रहा था। लगता है कि लाइफ में पहली दफ़ा मिस्टर परफेक्ट को भी किसी चीज़ पर नर्वसनेस हो रही है। जबकि उधर जीरान भी उनकी शादी अटेंड करने के लिए पहुंच जाती है, लेकिन एक्चुअली वो तो कुछ स्पॉइल करने के इरादे से आई थी। लेकिन यहाँ पर स्पॉइल उसका अपना ही ड्रेस हो जाता है और वो शादी में कोई भी तमाशा किए बगैर चुपचाप वहां से चली जाती है। अब फाइनली ब्राइड और ग्रूम की एंट्री होती है और वो दिन आ चुका था जब लियोंग ने अपना वादा निभा दिया था किम मिसू से शादी का। उसने 24 ईयर्स पहले ये वादा किया था, जो कि आज वो पूरा कर रहा था। और उनको देखकर ऐसे ही लग रहा था कि दे आर मेड फॉर ईच अदर। और इसी के साथ ही ये हैप्पी एंडिंग हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।